स्कूल में बुलिंग से बचने के लिए ये लड़का हर दिन चुपचाप रहता था, लेकिन फिर भी अनजाने में उसने स्टूडेंट काउंसिल के लोगों से पंगा ले लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसी रात वे लोग उसे बांध देंगे। बिना कुछ सुने उन्होंने बेरमी से एक बाल्टी खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। लड़के को सबक सिखाने के लिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक बाल्टी बर्फीला पानी भी उस पर फेंक दिया। लेकिन ये सब देखकर भी कोई उसे बचाने आगे नहीं आया, क्योंकि इस स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का ही दबदबा था। यहाँ तक कि टीचर्स भी उनसे दूर ही रहते थे। उनके जाने से पहले किसी ने धमकी दी और लड़के को तैयार रहने को कहा, क्योंकि अब उसे स्टूडेंट काउंसिल से दूसरी सजा मिलने वाली थी। स्टूडेंट काउंसिल से बचने के लिए लड़के ने दरवाजे के आगे एक टेबल लगा दी और किताबों से हैंडल को कस दिया। उसने हाथ में एक लकड़ी का डंडा पकड़ा और लाइट बंद कर दी। वो गहरी नजरों से दरवाजे को घूर रहा था। जब दरवाजे का हैंडल तेजी से हिलने लगा तो लड़के ने तय कर लिया कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा और पीछे नहीं हटेगा। लेकिन लड़के ने ये नहीं सोचा था कि उसे तुरंत अपना मुंह और नाक बंद करना पड़ेगा। अचानक कमरे में बहुत गंदी बदबू फैल गई। इस तरह की बेइज्जती कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए गुस्से में आकर उसने सारा कचरा इकट्ठा किया और एक बाल्टी गंदा पानी लेकर चुपके से दूसरे हॉस्टल में घुस गया। उसने लाइट का प्लग निकाल दिया और चांद की हल्की रोशनी में देखा कि वो मुंह खोलकर सो रहा था। उसने बिना झिझके वो सारा गंदा पानी उस आदमी के चेहरे पर डाल दिया और वहां से भाग गया। उसे परेशान करने वाला वो आदमी कमरे में जोर जोर से चिल्लाने लगा। शुरुआत में उसके और रूममेट के अलावा किसी को ये बात नहीं पता थी, लेकिन उसने खुद आगे आकर सब कुछ मान लिया और जानबूझकर उसे उकसाया भी। इतनी बेइज्जती सहने के बाद हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझने वाला प्रेसिडेंट बुरी तरह भड़क गया। वो एक जंगली जानवर की तरह बेकाबू होकर एरिक को पीटने लगा, लेकिन एरिक ने पलटकर वार नहीं किया। वो इस प्रेसिडेंट को अंदर से पूरी तरह तोड़ना चाहता था, जो बाहर से अच्छा दिखता था पर अंदर से खोखला था। आसपास के लोग ये सब देख रहे थे, पर किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा करने की स्कूल वालों ने छूट दे रखी थी। लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ने गलत इंसान से पंगा लिया था। एरिक एक ऐसे परिवार में रहता था जहाँ उसका सौतेला पिता बहुत ही अजीब और पागल किस्म का था। सिर्फ एक चम्मच गिरने जैसी छोटी सी बात पर भी उसका सौतेला पिता उसे जोरदार थप्पड़ मार देता था। उसके बाद वो एरिक को कपड़े उतारने को कहता और कमरा बंद करके उसे सजा देने के नाम पर अपनी दरिंदगी दिखाता था। उसकी माँ अंदर की आवाजें सुनकर भी मजबूरी में मुंह फेर लेती थी और पियानो बजाने लगती थी ताकि बेल्ट से पीटने की आवाज दब जाए। 1 घंटे बाद एरिक बुरी तरह कांपते हुए बाहर आता, लेकिन फिर भी उसे सब सहकर अपने सौतेले पिता से हाथ मिलाना पड़ता था। घर के ऐसे माहौल की वजह से एरिक के अंदर भी गुस्सा और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी सालों की भड़ास और गुस्सा अपने क्लासमेट्स पर बेरमी से निकाल दिया। इस भयानक लड़ाई की खबर बहुत जल्दी स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंच गई। प्रिंसिपल को उसकी इस हरकत से बहुत नफरत थी। वैसे तो प्रिंसिपल उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई देखकर और कई टीचर्स की सिफारिश की वजह से उसे एक बार अपनी गलती मानने का मौका देकर छोड़ना चाहते थे, लेकिन एरिक ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो प्रिंसिपल के सामने अपनी घड़ी से खेलने लगा। उसकी इस बदतमीजी ने प्रिंसिपल को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया। उन्होंने उसी वक्त एरिक को स्कूल से निकाल दिया और कहा कि अब कोई भी सरकारी हाई स्कूल उसे एडमिशन नहीं देगा। अच्छी बात यह थी कि एरिक की मां जानती थी कि उनका बेटा दिल का अच्छा है। एरिक की पढ़ाई जारी रखने और उसे उस टूटे हुए परिवार से बाहर निकालने के लिए उन्होंने चुपके से घर का सारा कीमती सामान बेच दिया। बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें एक प्राइवेट एलिट स्कूल मिल गया जो एरिक को लेने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी मां को नहीं पता था कि जिस स्कूल से वो इतनी उम्मीद लगाए हैं वो एक जेल जैसा है। अपने बेटे को विदा करने से पहले उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि वो अब किसी से लड़ाई नहीं करेगा। जाते वक्त मां के एक वकील दोस्त ने एरिक को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और यही कार्ड आगे चलकर एरिक की जान बचाने के काम आया। एरिक ने अपने बाल छोटे करवाए और अपनी नई स्कूल लाइफ शुरू करने चला गया। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने उसका अच्छे से स्वागत किया और बातों बातों में स्कूल के रूल्स के बारे में जोर देकर बताया, लेकिन जल्द ही प्रेसिडेंट का असली चेहरा सामने आ गया। खाना खाते समय एरिक ने यूं ही बगल वाले लड़के से कुछ सवाल पूछे, लेकिन प्रेसिडेंट ने ये सुन लिया और उसके बगल वाले लड़के को तुरंत अपने पास बुलाया, क्योंकि खाना खाते समय स्टूडेंट काउंसिल के अलावा किसी और को बोलने की इजाजत नहीं थी। एरिक ने नियम तोड़ा था, इसलिए उसके बगल वाले लड़के को सजा भुगतनी पड़ी। प्रेसिडेंट ने एक नुकीला ढक्कन लिया और उस बेकसूर स्टूडेंट को जोर से मारा। ये एरिक को डराने का एक तरीका था। पास ही खड़े स्कूल मैनेजमेंट ने इसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। एरिक प्रेसिडेंट की आंखों में धमकी साफ पड़ सकता था। एक रूममेट ने उसे अच्छे से समझाया कि एरिक ज्यादा हीरो न बने, वरना उसे प्रेसिडेंट के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि इस स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के पास बहुत पावर है। पढ़ाई को छोड़कर बाकी सभी चीजें वही कंट्रोल करते थे। उनके रूल्स के हिसाब से हर किसी को चुपचाप और डर कर रहना पड़ता था। एरिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी मां का भरोसा न तोड़ने के लिए उसने अपने गुस्से को काबू करने की बहुत कोशिश की। हालांकि दोस्त की सलाह अभी कानों में गूंज ही रही थी कि स्टूडेंट काउंसिल के लोग वहां आ गए। प्रेसिडेंट ने एरिक को जानबूझकर बुलाया ताकि उसे झुका सके। उन्होंने बेइज्जती करने के लिए एरिक से अपने जूते साफ करवाए। वो कोई पंगा नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप जूते लिए और जाने लगा, लेकिन उनके चमचों ने उसे रोक लिया। असल में उसे कोई लेदर के जूते साफ नहीं करने थे, बल्कि फटे पुराने जूतों का एक बदबूदार ढेर साफ करना था। एरिक के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। बेइज्जत महसूस कर रहा वो चमचा बहुत गुस्से में था और सोचने लगा कि एरिक को कैसे सबक सिखाया जाए। लेकिन स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल के लोग ही बदतमीज नहीं थे, बल्कि कुछ टीचर्स भी आम स्टूडेंट्स की कोई इज्जत नहीं करते थे। अगले दिन क्लास में टीचर ने एरिक के रूममेट को स्टेज पर बुलाया और सबके सामने उसके लुक्स का खूब मजाक उड़ाया। उसे नीची जात का इंसान कहकर बेइज्जत किया गया, लेकिन रूममेट में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि इस स्कूल में टिकने के लिए चुपचाप रहना और दबे रहना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन एरिक को ये नाइंसाफी बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। ब्रेक के दौरान जब वो अपने रूममेट के लिए आवाज उठा रहा था, तभी वो बेइज्जत हुआ चमचा वहां एरिक से पंगा लेने आ गया। साइलेंस, 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 साइलेंस।
बाकी दोस्तों ने एरिक को बताया कि वो फाइट बिल्कुल भी फेयर नहीं होती। वो अक्सर दो लोग मिलकर एक को मारते हैं। अकेले लड़ने वाले के जीतने का कोई चांस नहीं होता। हारने वाले को न सिर्फ रिंग से रेंग कर बाहर निकलना पड़ता है, बल्कि उसे डरपोक और कायर कहकर भी बेइज्जत किया जाता है। अगर कोई लड़ने से मना कर दे तो उसे भी चूहे जैसा डरपोक कहकर चिढ़ाया जाता है। जल्द ही फाइट का टाइम हो गया। फाइट क्लब के चारों तरफ लड़कों की भीड़ जमा हो गई। बाहर के शोर शराबे की वजह से एरिक शांत नहीं रह पा रहा था। पियरे ने उसे बहुत समझाया और कोई भी कदम उठाने से पहले सोचने को कहा, लेकिन वो अपनी जैकेट लेकर बाहर निकल गया। हालांकि बाहर जाते ही वो अचानक वापस लौट आया। वो इसलिए नहीं लौटा क्योंकि वो डर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी माँ का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। उसने अपनी माँ को फोन किया और उधर से उसे ढेर सारा प्यार और फिक्र भरी बातें सुनने को मिली। माँ ने अपने बेटे का हालचाल पूछा और उसे बार बार समझाया कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा न करे। उधर बाहर प्रेसिडेंट ने देखा कि टाइम निकल गया है पर एरिक अभी तक नहीं आया, इसलिए उसने एरिक को सबके सामने चूहा कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर बाहर से आती बेइज्जती भरी आवाजें सुनकर भी पियरे खुश था, क्योंकि वो जानता था कि एरिक उस फाइट में नहीं गया जहां सिर्फ उसकी पिटाई होती। उन्होंने मूड फ्रेश करने के लिए जंगल में जाकर सिगरेट पीने का सोचा। रास्ते में कैंटीन में काम करने वाली एक लड़की ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन पियरे ने एरिक को बताया कि इस स्कूल में कैंटीन के स्टाफ से बात करना भी मना है, क्योंकि ये चीज भी स्टूडेंट काउंसिल के रूल बुक में आती है और पकड़े जाने पर उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एरिक को लगा था कि सब कुछ सह लेने से वो शांति से रह पाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। एक दिन उसने रूम चेकिंग का बहाना बनाया और सबको किसी मुजरिम की तरह बाहर निकाल दिया। फिर उसने इलीगल सामान ढूंढने के नाम पर पूरे कमरे में खूब तोड़फोड़ की और साफ सुथरे कमरे को कबाड़ बना दिया। तभी एक सीटी बजी और सब लोग डरकर पीछे हट गए ताकि स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए रास्ता बना सके। ये कोई नॉर्मल रूम चेकिंग नहीं थी, बल्कि ये उनकी पहले से प्लान की हुई एक चाल थी। हालांकि उन्हें एरिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी प्रेसिडेंट उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में घूर रहा था। अच्छी बात यह रही कि एरिक ने गुस्से में कोई कदम नहीं उठाया। उसने मामला शांत रखने के लिए फिर से खामोश रहना ही सही समझा। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। सिर्फ 2 दिन बाद ही प्रेसिडेंट ने फिर से एक नया पंगा खड़ा कर दिया। उस महीने के आखिरी दिन उसने सारे स्टूडेंट्स के सामने खुल्लम खुल्ला अनाउंस किया कि एरिक इस महीने का सबसे बड़ा रूल ब्रेकर है। इसके तुरंत बाद एरिक को प्रेसिडेंट ने अपनी पर्सनल अदालत में बुला लिया। वहां प्रेसिडेंट ने एक एक करके उसके सारे झूठे गुनाह गिनाने शुरू कर दिए, जैसे आर्डर न मानना, सीनियर से बदतमीजी करना, गालियां देना और चूहे की तरह डरपोक होना। इन सारे इल्जामों को सुनकर भी एरिक ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी जिंदगी में शांति चाहता था और इन फालतू के पंगों से दूर रहना चाहता था। लेकिन प्रेसिडेंट उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने अकड़ते हुए एरिक को जूते साफ करने का आर्डर दिया ताकि उसे सजा मिल सके। इस बार एरिक के सब्र का बांध टूट गया। उसने तय कर लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा और अपने हक के लिए लड़ेगा। क्या तुम मुझसे माफी मांगने वाले हो? साइलेंस। साइलेंस। लेबर डे के दिन एरिक ने अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर लिया, लेकिन उस चमचे ने उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर उसे एक गहरा गड्ढा खोदने को कहा, जिसका कोई मतलब नहीं था। उसने गड्ढे की लंबाई चौड़ाई एकदम फिक्स बताई और कहा कि इसमें 1 इंच की भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर नाप सही नहीं निकला तो उसे दोबारा खोदना पड़ेगा, ताकि बिना किसी दिक्कत के वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इसलिए एरिक ने मजबूरी में उसकी बात मान ली। जब उसने गड्ढा खोदा तब तक तेज बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन चमचे ने जानबूझकर उसे 2 घंटे तक बारिश में भीगने दिया। उन्होंने गड्ढा देखा पर उसे नापने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्होंने सीधा एरिक को ऑर्डर दिया कि इस गड्ढे को वापस मिट्टी से भर दो। ये साफ तौर पर उसे परेशान करने का तरीका था। ये सुनकर एरिक का खून खौल उठा। उसने गुस्से में फावड़े को कसकर पकड़ लिया। चमचा अंदर से थोड़ा डर गया था, पर बाहर से उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे यकीन था कि एरिक उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। एरिक इस बात को और ज्यादा भगाना नहीं चाहता था। उसने एक बार फिर अपना सारा गुस्सा पी लिया और चुपचाप गड्ढा भर दिया। जब वो अपना सारा काम निपटाकर कैंटीन पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ स्टाफ बचा हुआ खाना और बर्तन समेट रहा था। अच्छी बात यह हुई कि एक बहुत ही प्यारी लड़की ने उसे खाना लाकर दिया। उसे एरिक में कहीं न कहीं अपने छोटे भाई की झलक दिखाई देती थी। साफ दिख रहा था कि मारिया के दिल में एरिक के लिए एक खास जगह बन गई थी, और आने वाले दिनों में उनका ये प्यार और भी गहरा होता गया। जब भी एरिक का काम खत्म होता, मारिया हमेशा रुककर चुपचाप उसके पास बैठी रहती। हालांकि स्कूल के सख्त नियम थे कि छात्र रसोइयों से बात नहीं कर सकते, लेकिन 2 दिल अनजाने में ही एक दूसरे से जुड़ चुके थे। अपने जज्बातों से अनजान वे दोनों जल्द ही प्यार में पड़ गए। वे अक्सर मौका पाकर अकेले में मिलते और एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते। मुझे लगता है हमें ऐसा ही करना चाहिए एरिक। उसने बहुत लंबा इंतजार किया था और आखिरकार उस इंतजार का मीठा फल मिलने ही वाला था। लेकिन इस अंधेरी रात में जब एरिक अपने प्यार के मीठे ख्यालों में खोया हुआ था, तभी प्रेसिडेंट ने उस पर गंदे पानी की बाल्टी उड़ेल दी। इस हरकत ने उसे झकझोर कर रख दिया। उस भयानक बदबू से उसका दम घुटने लगा। प्रेसिडेंट को लगा कि उसने बाजी मार ली है, लेकिन असल में उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी थी। एरिक गुस्से से आग बुला हो उठा। उसने वो गंदा पानी उठाया और चुपचाप सीनियर्स के हॉस्टल में घुस गया। उसने बहुत ही सावधानी से दरवाजा खोला और मेन स्विच बंद कर दिया ताकि कोई गड़बड़ न हो। पूरी तैयारी करने के बाद उसने वो पूरी गंदी बाल्टी सीधे प्रेसिडेंट के मुंह पर उड़ेल दी। अगले दिन लंच के समय एरिक ने जानबूझकर उसे उकसाया, जिससे प्रेसिडेंट बुरी तरह भड़क गया। उसने पागलों की तरह एरिक पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वो तब तक मारता रहा जब तक एरिक लहूलुहान नहीं हो गया। शोर सुनकर आखिरकार प्रिंसिपल को आकर उन्हें रोकना पड़ा। इस घटना के बाद प्रेसिडेंट अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन एरिक का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने स्कूल के स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, क्योंकि तैराकी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एडमिशन के समय ही वो स्कूल का स्विमिंग रिकॉर्ड तोड़ चुका था, और इस बार उसने मारिया को भी मैच देखने के लिए बुलाया। क्या तुम मेरा मैच देखने आओगी? क्या तुम आना चाहोगी? हाँ, मैं आऊंगी।
क्या तुम जीतोगे? और अगर तुम जीत गए तो क्या सच में जीतना चाहोगे? एरिक को मारिया की बातें अजीब लगी क्योंकि वो नहीं जानता था कि इस मैच के पीछे एक बड़ा राज छुपा है। दरअसल इस बार के स्विमिंग कंपटीशन को एक अमीर लड़के के पिता ने स्पॉन्सर किया था और विनर कौन होगा ये पहले से ही तय था। लेकिन एरिक के हिस्सा लेने का मकसद इन गलत नियमों को तोड़ना था। वो चाहता था कि ये मैच पूरी तरह से ईमानदारी से खेला जाए। मैच वाले दिन एरिक शानदार फॉर्म में था। उसने बहुत ही आसानी से अपनी रेस जीत ली और पहले नंबर पर आया। लेकिन फाइनल से पहले जब वो रेस्ट रूम में था तब कुछ सीनियर्स गुस्से में अंदर घुस आए। वे लोग एरिक पर दबाव डालने लगे कि वो हार मान ले और ट्रॉफी उस अमीर लड़के को जीतने दे। दोनों के बीच बात बिगड़ने ही वाली थी कि तभी कोच वहां आ गए और उन्होंने लड़ाई को रोक दिया। कोच ने एरिक का हौसला बढ़ाया और कहा कि बिना डरे उसे अपना 100% देना है और हर हाल में ये मैच जीतना है। कोच की बातों से एरिक का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वही जीतेगा। मैच शुरू हो गया। एरिक पूरी तरह तैयार था। आखिरी राउंड में वो अपनी ताकत से उन लोगों को दिखाना चाहता था कि असली जीत मेहनत से मिलती है, पैसों से नहीं। सभी बच्चों की तालियों और चीयरिंग के बीच एरिक ने शानदार प्रदर्शन किया और लगातार तीसरी बार चैंपियनशिप जीत ली। उसने एक बार फिर स्कूल का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और चीयर करने लगा। लेकिन उसकी इस शानदार जीत से स्कूल मैनेजमेंट के चेहरे उतर गए थे। वीआईपी सेक्शन में बैठे लोग बस नाम के लिए ताली बजा रहे थे। प्रेसिडेंट अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ और ताली बजाने लगा। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। एरिक की ये जीत सीधा उनके बनाए गलत नियमों के मुंह पर एक तमाचा थी। एरिक अच्छे से जानता था कि अब वे लोग और भी बुरी तरह से बदला लेंगे, लेकिन उसे कोच की बात याद थी कि अगर वो जीत गया तो उसे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। छुट्टियां शुरू हुई और वो अपनी माँ से मिलने घर गया। एरिक ने अपनी जीती हुई ट्रॉफी अपनी माँ को दी। दीवार पर सजी सभी ट्रॉफियां एरिक के टैलेंट की गवाही दे रही थी। डिनर के समय उसका रिपोर्ट कार्ड उसकी माँ के हाथों में दिया गया। हर सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा नंबर देखकर माँ खुशी से मुस्कुराने लगी। लेकिन उसके सौतेले पिता को ये सब नहीं दिखा और उल्टे उसने एरिक का मजाक उड़ाया कि उसका बर्ताव घर के कुत्ते से भी बदतर है क्योंकि उसे स्कूल में डिसिप्लिन के मामले में फेल कर दिया गया था। बात को संभालने के लिए माँ ने बताया कि एरिक ने स्कूल में स्विमिंग चैंपियनशिप जीती है। लेकिन सौतेले पिता ने फिर ताना मारते हुए पूछा कि उसकी स्कूल की फीस कौन भर रहा है और उसे धमकी दी कि अगर वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो उसकी इन ट्रॉफियों की कोई कीमत नहीं है। एरिक चुपचाप सुनता रहा। तभी सौतेले पिता ने एक बार फिर से अपनी बेरमी दिखानी शुरू कर दी। माँ पियानो बजा रही थी और उसकी धुन कमरे में गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ एरिक को बेल्ट से बुरी तरह पीटा जा रहा था। अपनी माँ की खुशी के लिए एरिक ने अपने सारे गुस्से को अंदर ही अंदर पी लिया। लेकिन नफरत की आग उसके अंदर सुलग रही थी। जल्द ही छुट्टियां खत्म हुई और एरिक वापस स्कूल आ गया। जब उसने दूसरे बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ देखा तो उसका भी मन भराया। लेकिन तभी उसकी नजर मारिया पर पड़ी, जिसे देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन स्कूल वापस आने के बाद मारिया का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया था। उसका ये रूखापन एरिक को समझ नहीं आ रहा था। उसने कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन मारिया हमेशा उसे इग्नोर कर देती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रेसिडेंट ने अब एरिक को छोड़कर अपना नया शिकार उसके रूममेट पियरे को बना लिया था। सबके सामने पियरे को बिना किसी बात के सजा दी गई और उसका मजाक उड़ाया गया। प्रेसिडेंट ने पियरे के बिस्तर पर पेशा भी करवा दिया। उसकी बेइज्जती की गई और उसके कपड़े तक उतरवा दिए गए। वो लोग उसे एशट्रे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में एरिक बीच बचाव करने आ गया। एरिक ने डंके की चोट पर कहा कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। उसकी खूंखार आंखों को देखकर वो चमचे डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन प्रेसिडेंट रुकने वाला नहीं था। उसने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो पियरे को और ज्यादा तड़पाएगा। उसने पियरे को एक जबरदस्ती की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। पियरे को एक साथ 2 लोगों से लड़ना था और एरिक को बीच में आने से मना कर दिया गया। अगर एरिक मदद करता तो स्कूल उसे निकाल देता। लेकिन इस बार पियरे ने भी हार नहीं मानी। इस नाइंसाफी के खिलाफ उसने भी डटकर लड़ने का फैसला किया। एरिक दूर खड़ा होकर बस चीयर कर सकता था। एक बार और बस करो, एक बार और बस करो, एक बार और नहीं, एक बार और नहीं, एक बार और नहीं, एक बार और। अपने दोस्त को और पिटता न देखकर एरिक ने प्रेसिडेंट से बात करने का फैसला किया। लेकिन प्रेसिडेंट के चमचे उसे बहुत परेशान कर रहे थे। पहले उन्होंने उसे ग्राउंड में कुछ लकड़ियां गाड़ने को कहा और फिर एक खाली क्लासरूम में तब तक इंतजार करवाया जब तक रात नहीं हो गई। आखिरकार एक लड़का उसे प्रेसिडेंट के पास ले जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्लास से बाहर निकलते ही कुछ लोगों ने एरिक पर पीछे से हमला कर दिया और उसे बहुत ही बेरमी से उन्हीं लकड़ियों से बांध दिया जो उसने खुद गाड़ी थी। और जो लोग एरिक के दोस्त थे उन्हें कड़कड़ाती ठंड में उस पर पानी डालने के लिए मजबूर किया गया। उन लोगों ने एरिक के दोस्तों को धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका भी यही हाल होगा। उस बर्फीली ठंड में एरिक की हालत बहुत खराब हो गई। इसके बाद प्रेसिडेंट और उसके चमचे वहां से चले गए और उन्होंने सबको सख्त हिदायत दी कि कोई भी एरिक की मदद नहीं करेगा। वक्त जैसे वही थम गया था। जल्द ही एरिक के चेहरे पर बर्फ जमने लगी थी। उसकी सांसें अटकने लगी थी और मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी कि तभी मारिया धूप की पहली किरण की तरह वहां आई और एरिक को मौत के मुंह से खींच लाई। वो न सिर्फ एरिक को अपने कमरे में ले गई बल्कि उसने बड़ी ही ममता के साथ उसका ख्याल भी रखा और उसे ठीक किया। अगली सुबह होते ही एरिक मारिया का शुक्रिया अदा करके जल्दी से अपने हॉस्टल वापस लौटा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो पूरा कमरा खाली था। वहां सिर्फ पियरे का छोड़ा हुआ एक लेटर था। मेरे प्यारे दोस्त एरिक, जब तुम इस लेटर को पढ़ोगे तो मैं जा चुका हूंगा। तुम मुझे कोई बेवकूफ मत समझना। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मेरी गाड़ी आने वाली है। मैं तुम्हें बस एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर तुम चाहो तो मुझे खत लिख सकते हो। मेरी माँ जर्मनी में रहती है। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। पियरे के अचानक से चले जाने के बाद एरिक खुद को बहुत ही लाचार और कसूरवार महसूस कर रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि काश
वो उसकी कोई मदद कर पाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्लासरूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। पियरे के स्कूल छोड़ने की बात सुनकर टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पियरे हमेशा से ही इस स्कूल का एक होनहार बच्चा था, जो पढ़ाई में भी तेज था, और ये टीचर स्कूल के इकलौते ऐसे टीचर थे जो हमेशा बच्चों के हक के लिए आवाज उठाते थे। उन्होंने गुस्से से एरिक की तरफ देखा और पूछा कि उसने अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं की? तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? तुमने पियरे को क्यों नहीं बचाया? क्या क्या तुम मुझे जवाब दोगे? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह बुजदिल हो? अगर उसने ये गलत कानून तोड़ा है तो तुम भी उसी के जैसे बन जाओगे। टीचर स्टेज पर खड़े आग बुला हो रहे थे। उनकी भारी आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज रही थी। उन्होंने सभी बच्चों को खूब खरी खोटी सुनाई और उनके डरपोक होने पर उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि वे सब गिद्ध की तरह मतलबी हैं, जिन्हें सिर्फ खुद से मतलब है और वे किसी और के दर्द को नहीं समझ सकते। टीचर की हर एक बात किसी हथौड़े की तरह बच्चों के दिल पर वार कर रही थी। एरिक अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे पता था कि टीचर का गुस्सा सिर्फ पियरे के जाने का नहीं है, बल्कि उसके कुछ न करने और बुजदिली पर भी है। अब एरिक के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने फैसला किया कि अब वो और चुप नहीं बैठेगा और सजा की परवाह किए बिना वो सीधा कैफेटेरिया की तरफ निकल पड़ा। ये देखकर प्रेसिडेंट का चमचा जोर से हंसा, लेकिन जल्द ही उसे पछताना पड़ने वाला था। अच्छा, मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार मार सकता हूँ? चलो शुरू करते हैं। तुमने मुझे कायर समझकर नीचा दिखाया। हाँ, मेरी कायरता के लिए तुमने मुझे कमजोर समझकर बहुत सताया है। जाहिर है प्रेसिडेंट और उसके चमचों ने कभी नहीं सोचा था कि एरिक लड़ने में इतना खतरनाक होगा। जब उन्होंने एरिक की वो खूंखार और ठंडी नजरें देखी तो प्रेसिडेंट बुरी तरह डर गया। उसके मन में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। एरिक ये बात मारिया को बताना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि मारिया काम छोड़कर जा चुकी है। ये खबर सुनकर एरिक बहुत हैरान और परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मारिया बिना बताए क्यों चली गई। फिर कुछ दिनों बाद उसे मारिया की एक चिट्ठी मिली, लेकिन चिट्ठी देने वाले ने ये बात प्रेसिडेंट को बता दी और प्रेसिडेंट ये सुनते ही इस सुनहरे मौके को कैसे छोड़ सकता था। उसने तुरंत अपने लड़कों को एरिक के कमरे की तलाशी लेने भेजा ताकि उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत मिल सके। और सच में उन्हें चिट्ठी में मारिया के प्रेग्नेंट होने की बात पता चल गई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा एक बच्चा होने वाला है, तुम चिंता मत करना, सब बहुत जल्दी हो गया। एरिक को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। प्रिंसिपल के मन में अभी भी उस बात की खटास थी जब एरिक ने स्विमिंग चैंपियनशिप जीती थी। उसने बिना कुछ सुने सीधा एरिक को स्कूल से निकालने का फैसला सुना दिया। इस अचानक आए फैसले पर एरिक ने पहले जैसा गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बस इतनी सी गुजारिश की कि प्रिंसिपल उसे उसकी वो जरूरी चिट्ठी वापस दे दे। लेकिन प्रिंसिपल ने बड़ी बेरुखी से चिट्ठी जब्त कर ली और एरिक को चेतावनी दी कि वो इस चिट्ठी को भूल जाए। इस बात ने एरिक के अंदर की आग को फिर से भड़का दिया। उसे बहुत घुटन और गुस्सा महसूस हो रहा था और तभी प्रेसिडेंट एक बार फिर खुद चलकर एरिक के निशाने पर आ गया। खाना तैयार हो गया क्या? इस समय प्रेसिडेंट के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी हरकतों ने एरिक को पूरी तरह से भड़का दिया था। अब सारा गुस्सा प्रेसिडेंट पर ही निकलने वाला था। लंच के बाद जब वो घुड़सवारी करके स्कूल लौट रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। मुड़कर देखा तो एरिक हाथ में डंडा लिए खड़ा था। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, 2 किलोमीटर तक कोई नहीं है। तुम चाहो तो भागने की कोशिश कर सकते हो। तुम भागते तो बहुत तेज हो, 100 मीटर की रेस में तो तुम पक्का मुझे हरा दोगे। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नीचे बैठो, नीचे बैठ जा। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए? पैसे? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। क्या पैसों से सब ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कल ही पैसे ला कर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, सच में पूरी कोशिश करूंगा। इस बार एरिक ने बड़ी बेरुखी से उसे अपनी अंगूठी उतारने को कहा। प्रेसिडेंट एक पल के लिए हैरान रह गया। वो बेवकूफ अब भी यही सोच रहा था कि एरिक सिर्फ पैसे चाहता है, लेकिन वो पूरी तरह गलत था। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। मैंने अभी पूरी बात पता नहीं की है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे कपड़े जला दिए हैं। सिर्फ उन दोनों को ही ये सब पता है और वही मुझे सब बताएंगे। एरिक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमेशा हवा में उड़ने वाला ये प्रेसिडेंट उसके गुस्से के आगे इस तरह घुटने टेक देगा और विरोध करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। वो इस वक्त एक डरे हुए चूहे जैसा लग रहा था, बहुत ही कायर और कमजोर। एरिक के मन में एक अजीब सी भावना थी। एक तरफ उसे प्रेसिडेंट के इस कायरता भरे रूप से घिन आ रही थी, तो दूसरी तरफ इस एकतरफा मुकाबले से निराशा भी थी। लेकिन उसने अपना गुस्सा निकालने के बजाय जमीन पर गिरे उस डरपोक इंसान को उठाया। हॉस्टल लौटने के बाद एरिक शांति से अपने फैसले का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर पियरे की दी हुई स्वीडिश कानून की उस किताब पर पड़ी। उसे तुरंत अपनी माँ के एक वकील दोस्त की याद आई। उसने एक छोटी सी उम्मीद के साथ उसे फोन किया और बताया कि कैसे प्रिंसिपल ने बिना इजाजत उसकी चिट्ठी रख ली है और उसने प्रिंसिपल की शिकायत कर दी। किस्मत से बाजी पलट रही थी। इस बार एरिक फिर से प्रिंसिपल के ऑफिस गया। उसे अपनी वो चिट्ठी वापस चाहिए थी, लेकिन प्रिंसिपल बहुत बेचैन और चिड़चिड़ा लग रहा था और वो जल्द से जल्द एरिक को वहां से भगाना चाहता था। पुलिस को तुम्हारी इस कहानी में बहुत दिलचस्पी है। प्रिंसिपल अंदर से अच्छे से जानता था कि अगर ये बात बाहर आ गई तो स्कूल के नाम पर बहुत बड़ा दाग लगेगा और वो चिट्ठी उसी की डेस्क में रखी थी जिसे खोलने की उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे हालात में उसके पास एरिक की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार प्रिंसिपल ने एरिक को उसकी चिट्ठी वापस कर दी और उसे स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दे दी। एरिक का बाकी का साल बहुत अच्छे से गुजरा। प्रेसिडेंट और उसके चमचे जब भी उसे देखते तो अपना रास्ता बदल लेते थे। उसने अपना बचा हुआ समय बहुत आराम से बिताया और फिर उसकी ग्रेजुएशन भी हो गई। घर लौटते समय एरिक ने अपने कपड़ों से स्कूल का वो घटिया सा बैज फाड़कर फेंक दिया, मानो वो अपने सारे बुरे अनुभवों को हवा में उड़ा देना चाहता हो। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसके सौतेले पिता की अटड़ अब भी कम नहीं हुई थी और एरिक की बातों ने उसके सौतेले पिता की उस घटिया मानसिकता को फिर से जगा दिया। जब उसने देखा कि एरिक चुप है और उसके सामने झुक नहीं रहा है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन इस बार एरिक को अपने सौतेले पिता से कोई डर नहीं लग रहा था। वो तुम्हें सच बताने से डरेंगे। वो कहेंगे कि तुम सीढ़ियों से गिर गए थे और अगर तुम बीच में पुलिस को लाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने हमारे साथ क्या किया है और फिर उन्हें तुमसे बहुत नफरत होगी। वो बहुत रोएंगे। मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर
अपनी माँ से वादा करने के बाद कि ये आखिरी लड़ाई थी, एरिक ने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। किसी को नहीं पता कि सौतेले पिता का क्या अंजाम होगा, लेकिन जो भी हो, ये सब उसके अपने किए की सजा थी। बाद में एरिक को पियरे की एक चिट्ठी मिली। पियरे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था। उसने एरिक के कारनामों के बारे में सुना और दिल से अपने इस दोस्त की तारीफ की। इस बार के बिछड़ने के बाद न जाने वो दोनों दोबारा कब मिल पाएंगे, लेकिन वो दोनों जानते थे कि चाहे वो कहीं भी रहें, उनकी दोस्ती हमेशा उन चमकते सितारों की तरह एक दूसरे के रास्तों को रोशन करती रहेगी। यहीं पर कहानी खत्म होती है। इस फिल्म का नाम स्कूल रूल्स था, लेकिन कभी कभी नियम का मतलब हमेशा सही होना नहीं होता, बल्कि ये कुछ अमीर लोगों का खिलौना बन जाता है। स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उम्मीद और खुशियां हों, लेकिन इसके कुछ कोनों में हमेशा डर और जुल्म पनता रहता है। इस नाइंसाफी के आगे कुछ लोग चुपचाप सहना चुन लेते हैं, लेकिन एरिक जैसे कुछ लोग भी होते हैं जो बहादुरी से आवाज उठाते हैं और लड़ते हैं। वो ढोंगी प्रेसिडेंट अंदर से बस एक डरपोक इंसान था। वो अपने माता पिता के पैसों के दम पर उछलता था और अपने पद का गलत इस्तेमाल करके आम छात्रों को सताता था। यही इंसानियत की सबसे बड़ी बुराई है। इस फिल्म में उसका किरदार सच में तरस खाने लायक है, और उसके पीछे घूमने वाले वो चमचे भी किसी काम के नहीं थे, जो बस मतलब के लिए उसके साथ रहते थे। एरिक की माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस गरीबी के दौर में एक अकेले बच्चे के साथ एक औरत का घर चलाना ही बहुत मुश्किल था। उस पर भी वो चाहती थी कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ाई करे, इसीलिए उसे अपने पति के अत्याचार सहने पड़े ताकि एरिक पढ़ लिख कर कुछ बन सके और इस माहौल से दूर जा सके। इसके लिए उसने चुपके से घर का सामान तक बेच दिया, भले ही इसके लिए उसे अपने पति से मार खानी पड़ी। एक माँ होने के नाते ये सबसे बड़ा बलिदान था जो वो दे सकती थी, और वही एरिक ने जुल्म सहने के बजाय उससे लड़ना चुना और बुराई का डटकर सामना किया। नीचे ने कहा था कि जो बुराई से लड़ते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद उस बुराई का हिस्सा न बन जाए, क्योंकि जब आप अंधेरे की तरफ देखते हैं तो वो अंधेरा भी आपको ही देख रहा होता है। एरिक अपनी इस जंग में लगातार और गहरी मुसीबत में फंसता गया। प्रेसिडेंट ने कैंटीन में उसे बुरी तरह पीटा और जख्म दिए, और ठंड भरी रातों में उसने खौलते पानी और बर्फीले पानी से उस पर बहुत जुल्म किए। ये टॉर्चर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, यहाँ तक कि इसका असर उसके दोस्तों और प्यार पर भी पड़ने लगा। उसके इकलौते दोस्त पियरे को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, और जिस लड़की से वो प्यार करता था, मारिया, उसे भी स्कूल से निकाल दिया गया। और सबसे बुरी बात, घर लौटने पर एरिक को अपने सौतेले पिता से भी बहुत मार खानी पड़ी। वो मार किसी शैतान के कोड़े जैसी थी, जिसने बेरमी से दुनिया को लेकर उसकी बची खुची उम्मीदें भी तोड़ दी। जिन चीजों पर वो भरोसा करता था, वो सब कुछ पल भर में मिट्टी में मिल गया। चाहे एरिक इस घटिया समाज के नियमों के हिसाब से चलना चुनता या फिर इन पुराने नियमों को तोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहता, उसे हार और दर्द का सामना तो करना ही था। लेकिन ये फिल्म जवानी के इस बागीपन को एक नए तरीके से दिखाती है। एरिक ने आखिरकार अपनी अहमियत समझ ली, जिससे हमें उस घने अंधेरे में भी एक हल्की सी रोशनी नजर आई। जब वो एक गहरी खाई में गिरने ही वाला था, तो उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। शायद यही दर्द के बीच जागने का एहसास है। उसने समाज के बनाए हर नियम को तोड़ दिया और हर बंदिश को उखाड़ फेंका। उसके अंदर बस एक खंडर बचा था, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उस खुले आसमान के नीचे अब कोई नहीं बचा था। ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो उसे दोबारा नीचे गिरा सके। ये उसकी जीत थी, और उन सभी लोगों की जीत थी जो मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते।